नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ाएंगे पार्ट 3 भारत में कंपनी राज्य का विस्तार। बच्चों, हमने देखा था इससे पहले वाले पार्ट में कि किस तरह से कंपनी ने बंगाल को जीता और बंगाल को जीतते ही उनके पर उग गए। जैसे बोलते हैं ना, चींटी को भी पर आ गए। चींटी जो ज़मीन पर आज तक रेंग रही थी, जो इधर उधर भटक रही थी, उसके भी पर आ गए और वो भी अब उड़ने लग गई। और इसी तरह से अंग्रेज़ कंपनी जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको भी पर आ गया और उसने जैसे ही बंगाल जीता, इसके बाद उन्होंने धड़ाक से पहले मैसूर को जीता और मैसूर के राजा को पराजित किया। और इसके तुरंत बाद उन्होंने, आप देखेंगे कि मराठों को पराजित किया। और मराठों को जैसे उन्होंने पराजित किया, तब उनकी जो महत्वपूर्ण दो शक्तियाँ थीं, जिसमें मैसूर था, मराठा था, ये दोनों पराजित हुए, तो उनका भारत के लगभग क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित हो गया। क्योंकि उस समय मराठे सबसे अधिक शक्तिशाली थे, क्योंकि मराठों का बहुत बड़ा साम्राज्य उस समय था। तो मराठों पर जैसे उन्होंने कब्जा किया, वैसे लगा कि जो है पूरा दक्षिण भारत और लगभग उत्तर भारत का बहुत सारा क्षेत्र उनके अधीन आ गया। फिर हमने देखा कि कुछ जो क्षेत्र बचे हुए थे उनको लॉर्ड डलहौजी ने, जैसे अवध का क्षेत्र बचा हुआ था, झांसी का क्षेत्र बचा हुआ था, कुछ महाराष्ट्र में सतारा था, इन सब, कर्नाटक का नवाब था, इन सबको जो है कि लॉर्ड डलहौजी ने अपनी जो है हड़प नीति के तहत उनको अपने कब्जे में कर लिया। अब जिस तरह से उसने अपने कब्जे में किया, तो लगभग ये हो गया कि बहुत सारा क्षेत्र क्या हो गया, अंग्रेजों के अधीन आ गया। तो अब अच्छा, कुछ और छोटे छोटे राज्य थे, जैसे बनारस का क्षेत्र, अवध का क्षेत्र, हमने ये भी देखा था। रुहेलखंड के राजा को किस तरह से उन्होंने जो है कि 40 रुपये ना देने के कारण उसको जीत लिया था। बनारस के राजा जो है, राजा चेत सिंह थे, उनको जो है कि हमको ये पैसा नहीं दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, हर्जाना नहीं दे रहे हैं, उसके कारण राजा चेत सिंह को अंग्रेजों ने पराजित किया। फिर पिंडारियों का दमन किया, जो मराठों का जो है सहायक होते थे, मराठों के साथ संघर्ष करते थे। तो इन सबको जैसे ही मतलब ये समझ लीजिए कि फिर जब वो बंगाल एक बार जीत लिए अंग्रेजों ने, तो फिर उनकी विजय पताका रुकी ही नहीं, वो जीतते चले गए। जो छोटे छोटे, क्योंकि जो सबसे मजबूत शक्ति थी, पिलर था भारतीय जो है कि प्रशासन के स्तंभ का, वो था मराठा थे। और इसके बाद उधर बंगाल का नवाब था, मैसूर का राज्य था। इसके बाद वो है सिख साम्राज्य था, जिसका राजा रणजीत सिंह नेतृत्व कर रहे थे। तो इस तरह से देखेंगे कि जब इन तीनों राज्यों को जीत लिया, तो इसके बाद तो और छोटे छोटे थे, तो उनको तो जब चाहे तब इन्होंने मसल दिया। अंग्रेजों का नेपाल तथा वर्मा से युद्ध, उन्होंने भारतीय राज्यों को ही नहीं जीता, बल्कि भारत के जो पड़ोसी राज्य थे, जैसे नेपाल है, वर्मा, जैसे आज का म्यांमार है, इसको वर्मा पहले बोलते थे, उनको भी जीत लिया इन्होंने। अब देखिए उनको क्यों जीता और उस पर कैसे विजय की, आज यहीं से हम देखेंगे। नेपाल युद्ध 1814 से 1816 में हुआ ये, लॉर्ड हेस्टिंग तथा गोरखा। अब लॉर्ड हेस्टिंग का ये चित्र दिया हुआ है। युद्ध के कारण क्या थे? सन 1814 में गोरखों द्वारा अंग्रेजों के अधीन बस्ती जिले के निकट शिवराज और बुटबल क्षेत्रों पर अधिकार। देखिए, अंग्रेज ये चाहते थे कि जहाँ पर हम हाथ रख दें वहाँ क्या हो, हमारा नियंत्रण हो जाए। लेकिन गोरखा एक बड़ी ही कहते हैं ना, खूंखार लड़ाकू नस्ल के लोग हैं। तो ये भारतीय सेना में भी आप देखेंगे गोरखा होते हैं। उनको जब जो है कि कोई ऐसा अभियान होता है जहाँ पर बहुत डेंजरस स्थिति होती है, तो गोरखाओं को भेजा जाता है, क्योंकि वो डरते नहीं हैं। तो इस उद्देश्य से गोरखाओं को आप देखेंगे कि अंग्रेजों के कुछ बस्ती जैसे शिवराज और बुटबल क्षेत्र गोरखाओं ने जीत लिया, क्योंकि उनमें सैनिक शक्ति बहुत तगड़ी थी। परिणाम हुआ, अंत में गोरखा पराजित हो गए। लेकिन जब ये सब जीत लिए, तो उसका जो है कि इसके विरोध में अंग्रेजों ने तुरंत उनके ऊपर अटैक कर दिया। और अटैक किया तो अंग्रेजों के पास उस समय हथियार थे, उनके पास जो है कि अनुशासित सेना थी, तो फिर जो है कि गोरखाओं को पराजित किया। अब गोरखा जब पराजित हो गए, तब देखिए कि जो है कि संधि प्रस्ताव, मतलब 1816 ईस्वी में सिगौली की संधि हुई। अंग्रेजों को कुमायूं, गढ़वाल क्षेत्र, हिमालय पर्वत का तराई क्षेत्रों का मिलना, मतलब ये सब क्षेत्र, जैसे कुमायूं मतलब उत्तराखंड का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र, गढ़वाल क्षेत्र, हिमालय का क्षेत्र, हिमालय जो वही सबसे ऊंची चोटी जो है वो क्षेत्र, ये सब किसको मिल गया? अंग्रेजों को मिल गया। गोरखों द्वारा सिक्किम पर अधिकार छोड़ना, गोरखाओं को, जो सिक्किम राज्य आज भारत का एक राज्य है, उस पर से भी गोरखाओं का अधिकार छीन लिया गया। फिर
नेपाल की राजधानी काठमांडू में एक अंग्रेज रेजिमेंट रहने लगे। मतलब नेपाल की राजधानी जो काठमांडू आज है, वहाँ पर एक अंग्रेज रेजिमेंट रहने लग गया। अब रेजिमेंट का काम क्या था कि वो ये देखता था कि कौन सा अधिकारी क्या कर रहा है, कौन सा अधिकारी क्या कर रहा है, और उसकी सूचना किसको देता था? गवर्नर जनरल को देता था कि इसको समझाइए या इसको जो है नियंत्रण में करिए। तो अंग्रेज अधिकारी तुरंत उसके लिए सेना भेजते थे कि इसको कंट्रोल में करो। तो इस तरह से आप देखेंगे कि गोरखाओं को उन्होंने जो है कि सबक सिखाया और नेपाल के लगभग क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। अच्छा, गोरखाओं के बारे में एक बड़ी फेमस कहावत प्रचलित है। बताया जाता है कि गोरखाओं से के लिए एक प्रचलित ये कहावत है कि एक जनरल थे, उन्होंने कहा कि अगर किसी सैनिक से आप पूछिए कि मौत से डरते हो, अगर वो कहता है हाँ, तो समझिए कि वो गोरखा नहीं है। अगर वो कहता है कि हाँ, तो वो समझिए कि गोरखा नहीं है। अगर उसने कह दिया कि हाँ, मैं जो है मृत्यु से नहीं डरता, तो ये समझ लीजिए कि वो गोरखा होगा। तो इतना जो है कि इनका गोरखाओं का दबदबा था। फिर आइए दूसरा देखिए, युद्ध होता है बर्मा का प्रथम युद्ध। बर्मा में 2-3 युद्ध होते हैं, 1824 से 1826। ये बर्मा यही म्यांमार वगैरह का क्षेत्र है। लॉर्ड एमहर्स्ट तथा बर्मा द्वारा अंग्रेजों से चटगांव, ढाका, मुर्शिदाबाद तथा कासिम बाजार क्षेत्र की मांग। मतलब ये बर्मा के लोगों ने कहा कि ऐसा चटगांव, ढाका आज बांग्लादेश की राजधानी जहां, मुर्शिदाबाद तथा कासिम बाजार के क्षेत्र को, ये सभी इस समय बांग्लादेश के ही बांग्लादेश जो देश है उसके आसपास के ही क्षेत्र हैं। वर्मा ने इन सब की मांग की कि हमें दे दीजिए। अंग्रेज इतने जो है कि सातिर थे कि ये क्षेत्र वो उनको दे देते, कभी जिंदगी में नहीं देते। जब बंगाल के नवाब से उन्होंने लड़ लिया, और जबकि ये क्षेत्र बड़ा ही उपजाऊ था, जैसे चटगांव बंदरगाह था, ढाका जो है बहुत उपजाऊ क्षेत्र था, यहाँ बड़ी मार्केट लगती थी, तो ये क्षेत्र अंग्रेज जो है कि बर्मा को दे देंगे। अंग्रेजों की विजय, यंगून पर अधिकार। अंग्रेजों ने क्या किया कि बर्मा पर चढ़ाई कर दी, और आप देखेंगे कि यंगून मतलब जो म्यांमार की राजधानी है वहाँ पर अधिकार कर लिया। 1826 में याडबू की संधि, अंग्रेजों को अराकान तथा तनासरीम के प्रदेश प्राप्त हुए। अंग्रेजों को क्या हुआ? म्यांमार ही नहीं प्राप्त हुआ, बड़ा अराकान तथा जो है कि ये तनासरीम, ये पहाड़ियाँ हैं, इस पर भी कब्जा कर लिया। मणिपुर को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया कि मणिपुर भाई एकदम स्वतंत्र राज्य हो गया। बर्मा और अंग्रेजों के मध्य व्यापारिक समझौता हो गया कि क्या कर लिया? व्यापारिक समझौता कर लिया कि भाई हमारा माल आएगा तो तुम क्या करोगे? रोकोगे नहीं, हमारा माल जाते रहना चाहिए। क्योंकि बर्मा जो था वो असल में अफीम की खेती के लिए बहुत प्रसिद्ध था, और अफीम वहीं के रास्ते होकर कहाँ जाता था चीन, और चीन में अफीम की बहुत मांग थी। तो इस तरह से बर्मा जो है अंग्रेजों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। फिर बर्मा का द्वितीय युद्ध हुआ, ये लॉर्ड डलहौजी तथा बर्मा। डलहौजी ने जब सबको जीता, यहाँ झांसी की रानी को पराजित किया, फिर इसके बाद अवध के नवाब को पराजित किया, सतारा को जीता, बहुत सारे क्षेत्रों को जीता, तो बर्मा को कैसे छोड़ देता? अंग्रेज व्यापारियों द्वारा सरकार के नियमों का उल्लंघन, ये बस ये बहाना ढूंढता था कि कोई बहाना मिल जाए कि हम इनके राज्य पर आक्रमण करें और इनको जीत लें। अब बताइए कि कोई भाई नियम है उनका, अगर कोई राजा ने उल्लंघन कर दिया है तो उसके राज्य को हड़प लोगे या उसको सुधार करोगे? लेकिन ये इतना जो है कि दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति था, इसने तुरंत जो है कि बर्मा पर अटैक कर दिया और बर्मा पराजित हो गया। फिर पराजित हुआ मर्तवान और यंगून पर अंग्रेजों का अधिकार। मर्तवान और यंगून पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। बर्मा का समूचा दक्षिणी भाग अंग्रेजों के अधिकार में आ गया। पहले तो कुछ क्षेत्रों को इन्होंने लिया था अंग्रेजों ने, अब जो बर्मा का निचला हिस्सा था, जैसे म्यांमार का दक्षिणी हिस्सा था, उन सब पर अंग्रेजों ने अपना कब्जा कर लिया। अब देखो भैया, इन सब को जीत लिया, मतलब ये उत्तर पूर्वी जो राज्य थे इनको जीत लिया, नेपाल को जीता, बर्मा को जीता। अब देखिए ये बचे कौन? अंग्रेजों का अफगान, सिंध तथा सिखों से युद्ध। अभी हमने बताया था सिख केवल बचे हुए थे बस, और 2 पड़ोसी और राज्य बचे जिसमें अफगान था और सिंध। सिंध मतलब आज के समय का पाकिस्तान। देखिए अफगान युद्ध 1838 से 1842 तक हुआ। लेकिन भाई साहब, अफगान अंग्रेज़ों को अगर सबसे ज़्यादा किसी राज्य ने परेशान किया, किसी देश ने परेशान किया, तो वो थे अफगान। अफगानों ने कभी भी अंग्रेज़ों की सत्ता स्वीकार नहीं की और हमेशा लड़ते रहे। अंग्रेज नाको चना चबा जाते थे
अफगानियों को पराजित करने लगे। कहते हैं ना पठान है, पठानों को कब्जे में करना बहुत जो है कि मुश्किल काम होता है। और इसीलिए आप देखेंगे कि अंग्रेज लड़ते रहे, लेकिन अफ़गानिस्तान को उन्होंने पूरी तरह से अपने कब्जे में कभी नहीं कर पाए। तो देखिए क्या होता है, पहला ये तो लॉर्ड ऑकलैंड तथा अफगान, अंग्रेज़ों को रूसी आक्रमण का भय, क्योंकि रूस एशिया में अपने प्रभाव को बढ़ा रहा था। देखिए इंग्लैंड का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी उस समय उभर कर आ रहा था रूस चाह रहा था कि भाई हम भी भारत पर अपना राज्य विस्तार करें और यहाँ से जो है कि अपनी जो कच्चा माल है और बहुत सारा जो है कि वस्तु यहाँ से लेके जाएं और अपने उद्योगों की बनी वस्तुएं भारत में लेके आएँ, ताकि हमारा क्या है उद्योग बढ़े, हमारे लोगों का जो है कि आय बढ़े और हमारी प्रगति हो। तो अंग्रेज ये चाहते थे कि हम केवल भारत पर कब्जा जमाए रखें, हमारे जो है कि आसपास कोई दूसरा देश भटकना नहीं चाहिए, भारत के आसपास कोई दूसरा देश भटकना नहीं चाहिए। अगर कोई भारत की सीमा पर आ जाता था तो ये समझ लीजिए कि अंग्रेज़ों की धुकधुकी स्टार्ट हो जाती थी कि इसको किसी तरह से पहले पराजित करके हटाओ। तो रूसियों को वो कैसे बर्दाश्त कर सकते थे अंग्रेज़ों की भारी क्षति जब वो अफ़गान पर आक्रमण किए। ये आक्रमण इसलिए किए थे कि कहीं अफ़गानिस्तान जो है रूस के साथ ना चला जाए, जो अफ़गानिस्तान के जो पठान थे वो कहीं रूस के साथ ना चले जाएं, इसलिए इन्होंने इस शंका में अंग्रेज़ों ने किस पर आक्रमण किया, अफ़गान पर आक्रमण किया। लेकिन अफ़गान जो है कि वो इतने लड़ाकू थे और इतने जो है लंबे चौड़े थे कि उन्होंने अफ़गानिस्तान में मात दी, किसको, अंग्रेज़ों को, और बहुत क्षति उठानी पड़ी अंग्रेज़ों को। अंग्रेज इतनी जो है कि बुरी तरह से पराजित हुए कि वो कई रातों तक सोए नहीं कि ये क्या हो गया भाई। जहाँ मतलब वो कहते हैं ना कि जहाँ वो पैर रख देते थे तहाँ उनकी ज़मीन हो जाती थी, जिस राज्य पर वो आक्रमण कर देते थे वहाँ उनकी विजय हो जाती थी। लेकिन अफ़गानिस्तान एक ऐसा देश था या ऐसा राज्य था जहाँ अंग्रेज़ों ने अपनी पूरी औकात लगा दी, लेकिन उनको वहाँ पर सफलता नहीं मिली। ये मिथक टूट गया उनके लिए कि अरे तुम तो कहते थे कि हम जहाँ हाथ रख दें वहाँ जो है कि मिट्टी सोना बन जाए, और तुम्हें तो अफ़गानों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। तो अब देखिए क्या होता है, यहाँ संधि करते हैं। फिर शाह शुजा, रणजीत सिंह और अंग्रेज़ों के बीच एक त्रिपक्षीय संधि हुई। इसमें शाह शुजा को अफ़गानिस्तान की गद्दी पर बिठाना तय हुआ। अंग्रेज़ों ने माना कि भाई हम अफ़गानिस्तान को अपने कब्जे में नहीं लेंगे, बल्कि शाह शुजा को हम अफ़गानिस्तान का शासक नियुक्त करते हैं। और लेकिन शाह शुजा क्या था कि वो अफ़गानों का हितैषी था, लेकिन दूसरी चीज़ वो था कि वो अंग्रेज़ों का भी हितैषी था। तो इस तरह से आप देखेंगे कि कोई शासक तो बना लेकिन वह भी अंग्रेज़ों के अधीन ही बना, अपना स्वतंत्र शासक नहीं था। लेकिन अंग्रेज़ों की वहाँ अफ़गानिस्तान में दाल नहीं गली कि वहाँ रेजिडेंट नियुक्त कर पाएँ, वहाँ अपने सैनिक रख पाएँ। ये सब अंग्रेज़ अफ़गानिस्तान में नहीं कर पाए क्योंकि सभी अफ़गानियों ने दौड़ा दौड़ा के मारा उनको। अब सिंध युद्ध, कहते हैं खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे। अंग्रेज़ों को जब अफ़गान में पराजय मिली तो उन्होंने इसका बदला कहाँ पर लिया, सिंध विजय पर लिया। सिंध बता रहे हैं कि बहुत शांत राज्य था, वो हमेशा जो है कि अंग्रेज़ जो कह देते थे वो मान लेता था, जितना कर कहते थे उतना कर देता था। वहाँ का शासक जो भी कहता था कि आप हमारे यहाँ से व्यापार करिए, जो भी हम आपको फ्री सब कुछ कर देंगे, आपको पूरी जो है छूट होगी। लेकिन कहते हैं कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। जब अफ़गानिस्तान में उनको पराजय का सामना करना पड़े तो उन्होंने क्या किया कि उसके एवज में कहा कि हम सिंध को जीत लेंगे। सिंध को फिर उन्होंने जीता। तो लॉर्ड एलनबरो तथा सिंध के शासक अंग्रेज़ों द्वारा सिंध प्रांत को अपने राज्य में मिलाने पर, क्योंकि अंग्रेज़ों ने कहा कि भाई हम आपको जो है कि वहाँ पर सेना भेजी सिंध में, और सिंध में सेना भेजकर वहाँ के शासक को गद्दी से हटाया और सिंध पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया। सिंध के अमीर पराजित हुए और सिंध प्रांत को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। इस तरह से सिंध को किसके राज्य में मिला लिया गया, अंग्रेज़ों ने अपने राज्य में मिला लिया। अफ़गान जीत नहीं पाए और जो एक कमज़ोर राज्य था जिसका नाम सिंध था उसको अंग्रेज़ों ने मिला लिया, क्योंकि उनको ये दिखाना था कि हम जो है कि क्या है अभी विजय कर सकते हैं, या अभी हम लोग जो है किसी शक्ति से पराजित नहीं हो सकते हैं, अभी हम अजेय हैं। लेकिन अफ़गानियों ने ये दिखा दिया था कि आप इतना भी शक्तिशाली नहीं है। प्रथम सिख युद्ध कब हुआ, 1845 से 1846। प्रथम सिख युद्ध, ये युद्ध
उसी राज्य पर अभी जो पंजाब का हमारा क्षेत्र है और कुछ पाकिस्तान का क्षेत्र मिलाकर एक राजा रणजीत सिंह थे, उन्होंने यहाँ पर एक सिख साम्राज्य का निर्माण किया हुआ था। अब सिखों की स्थिति बड़ी मजबूत हो रही थी। राजा रणजीत सिंह के समय जो है कि उन्होंने सेना रखी, उन्होंने कुछ फ्रांसीसियों को, अंग्रेज़ों को रखा कि ताकि उनकी सेना को प्रशिक्षण दिया जा सके। बंदूकें उन्होंने बढ़िया जो है कि रखी और उन्होंने जो है कि सेना के लिए तोपखाने का निर्माण किया। तो इससे क्या हो गया कि राजा रणजीत सिंह की सेना जो है कि उस समय की सबसे शक्तिशाली पावरफुल सेना हो गई। अब पावरफुल सेना जब हो गई तो अंग्रेज़ों को ये धुकधुकी होने लगी कि यार अगर ये शक्तिशाली हो गया तो क्या होगा कि हमारे लिए संकट की स्थिति है, क्योंकि कंपनी हमेशा चाहती थी कि हमारा वर्चस्व बना रहे, कोई ऐसा शासक ना हो जो हमारे वर्चस्व को चुनौती दे। तो लॉर्ड हार्डिंग तथा सिख सेना ने सतलज नदी पार कर के अंग्रेजी राज्य पर आक्रमण किया। सतलज नदी जो है वो पंजाब से बहती है, तो अंग्रेज़ों का कहना था कि भाई आप सतलज नदी पार करके हमारे क्षेत्र में मत आइए, जबकि क्षेत्र उनका थोड़ी न था। वो तो ये था कि जो जीत लेता है युद्ध में वह उसका क्षेत्र हो जाता है। तो अंग्रेज़ों ने ये कहा कि नहीं, सतलज नदी आप पार नहीं करेंगे। सिख सेना पराजित हुई। पंजाब के कुछ विश्वासघाती सेनानायक अंग्रेज़ों से जा मिले। इसी के लिए जो है कि सतलज नदी पर किसका नियंत्रण होगा, इसीलिए यह युद्ध हुआ, जिस युद्ध में कुछ पंजाब के सैनिक थे उन्होंने अंग्रेज़ों से जाकर मिल लिए। और इस कारण से आप देखेंगे कि सिख जो है किससे, अंग्रेज़ों से पराजित हो गए और उनको संधि करनी पड़ी, जिसे लाहौर की संधि 1846 करनी पड़ी। जालंधर तथा सतलज और व्यास नदियों को दोआब राज्य में मिला लिया गया। युद्ध के हर्जाने के रूप में सिखों को 1.5 करोड़ रुपए देना पड़ा। इतना बड़ा हर्जाना, 1.5 करोड़ रुपया उस समय कितनी बड़ी रकम थी। इस धनराशि को न दे पाने के कारण पंजाब राज्य का जम्मू कश्मीर भाग गुलाम सिंह को बेचना पड़ा। भाई पंजाब के पास इतना पैसा ही नहीं था कि हम इतना पैसा इतना जो है कि धन अंग्रेजों को दे दें। तो जो सिख साम्राज्य था उसका एक क्षेत्र जम्मू कश्मीर भी था। तो जम्मू कश्मीर को अंग्रेज़ों ने कहा कि गुलाब सिंह, एक वहाँ का सेठ था, उसको बेच दो। तो गुलाब सिंह ने सिख जो है कि जम्मू कश्मीर को खरीद लिया। तो इस तरह से तब जो है कि उसने 1.5 करोड़ रुपया सिख शासकों को दिया और सिख शासकों ने अंग्रेज़ों को दिया। तो इस तरह से किसी तरह से जान सिख शासक की बची। अब देखिए द्वितीय सिख युद्ध, ये 1848-49 में हुआ। लॉर्ड डलहौजी तथा सिख राज्य। लॉर्ड डलहौजी को सिख राज्य अखर रहा था, उसको आंखों में खटक रहा था कि ये किसी तरह से अगर हमारे नियंत्रण में आ जाए तो ये समझ लीजिए कि लगभग पूरे भारत पर हमारा क्या हो गया, कब्जा हो गया है। डलहौजी ने एक सिक्का फेंका। अंग्रेज़ों द्वारा सिखों के मुल्तान के दुर्ग पर अधिकार, बेवजह उसने जो है अंग्रेज़ों के द्वारा मुल्तान पर नियंत्रण कर लिया गया। और मुल्तान का क्षेत्र आता था किसके, सिख साम्राज्य के अधीन। अब अंग्रेज़ों को कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन डलहौजी था, उसको एक बहाना चाहिए था। सिख सेना अंग्रेज़ों से पराजित हुई और सिख सेना जो है कि जब लड़ने आई अंग्रेज़ों से तो अंग्रेज़ों ने बहुत बुरी तरह से सिख सेना को पराजित किया। अब जब पराजित किया तो अंग्रेज़ों का 1849 में पंजाब पर पूरा अधिकार हो गया और इस तरह से उन्होंने पूरे पंजाब पर अपना अधिकार कर लिया। और आप देखेंगे कि सिख साम्राज्य को जीता, इसके बाद बंगाल को जीता, मैसूर को जीता, मराठों को जीता और इस तरह से उन्होंने अपने पूरे भारत पर राज्य स्थापित कर लिया। अब देखिए अंग्रेज़ों की सफलता के कारण भारत में अंग्रेज़ों की सफलता में अनेक कारक सहायक सिद्ध हुए। भारत में अंग्रेज़ों की विजय बंगाल से प्रारंभ हुई। बंगाल एक अत्यंत उपजाऊ भूभाग था। वहाँ शासन स्थापित हो जाने से उन्हें राजस्व का लाभ तो मिला, साथ ही उनका व्यापार भी बढ़ा। इससे कंपनी की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई। भाई बंगाल जहाँ खूब खेती हो रही है, आप धान उगाइए, गेहूँ उगाइए, मतलब चाहे जो फसल उगाइए वो हर फसल ज़बरदस्त होती थी। अब जब फसल ज़बरदस्त होगी तो सरकार उस पर टैक्स लगाती थी, पैसा लगाती थी कि हमको इतनी फसल उगाओगे तो इसका इतना हिस्सा कौन है, सरकार को देना पड़ेगा। और अंग्रेज़ तो ये थे कि बस खाने भर का अनाज किसानों के पास रहने देते थे, वरना सारा अनाज क्या है, छीन लेके आते थे। तो अंग्रेज़ जब ये अनाज छीन के लेके आते थे तो उनका राजस्व बढ़ता था और राजस्व जब बढ़ता था तो उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती थी और यहाँ से फिर वो माल खरीद कर लेके कहाँ जाते थे, इंग्लैंड लेके जाते थे और उनकी स्थिति क्या है, माला माल होती चली जाती थी। अब देखिए अंग्रेज़ों की सैन्य शक्ति बहुत उन्नत थी
उनके सैनिक अपेक्षाकृत अधिक कुशल एवं प्रशिक्षित थे। उनके पास शस्त्र न केवल प्रचुर मात्रा में थे बल्कि वे उच्च तकनीक पर भी आधारित थे। अंग्रेजों के पास जो सेना थी वो प्रशिक्षित थी। उनको ऑर्डर था कि अगर एक बार कह दे कि हाँ गोली चलाओ तो सब गोली चलाते थे। सबको बोलूँ मत चलाओ मत चलाओ, सावधान हो गया, परेड हो गया, मतलब एकदम सब एकदम जो है व्यवस्थित था। ये नहीं कि जो है कि भीड़ों की तरह जिधर चल दें तिधर चल दें, ऐसा कुछ नहीं था। जैसा आदेश सेनापति देता था वैसी सेना करती थी। तो इस कारण से आप देखेंगे कि उनमें कौशल तो था ही साथ उनको हथियार बहुत अच्छा था, उनके पोशाक बहुत बेहतर थे, उनके जूते बहुत अच्छे थे, उनकी तोपखाने बहुत अच्छे थे। तो इसलिए वो जहाँ भी जिस जगह जाते थे, जिन किलों को कभी तोपें नहीं तोड़ पाती थी उन किलों को वो ध्वस्त करते चले जाते थे। उनके पास जहाजी बेड़ा था लेकिन भारतीयों के पास इसका अभाव था। भाई अंग्रेज़ों के पास हमने बताया था ना कि जहाजी बेड़ा था, नौसेना थी, वो समुद्र के रास्ते भी आक्रमण करते थे या नहरों के रास्ते आक्रमण करते थे और दूसरी तरफ वो थल मार्ग से भी अटैक करते थे। तो जब दोनों तरह से आप थल से जब पराजित होंगे तो होकर समुद्र के क्षेत्र में भागेंगे और समुद्र के क्षेत्र में उनकी सेना थड़ रहती थी, नौसेना वो गोलियों से भूनती थी। तो इस तरह से भारतीय शासक दोनों तरह से कमज़ोर हो गए थे। ये जहाजी बेड़े इंग्लैंड से आते रहते थे और इस कारण उनके पास रसद एवं सैनिकों का कभी भी अभाव नहीं रहता था। उनके पास खाने पीने की तो वस्तुएं बंगाल से प्रचुर मात्रा में मिलती थी, लेकिन उनके पास कभी सेना की भी कमी नहीं खली। अंग्रेज अधिकारी कूटनीति का सहारा लेकर भारत में शासन करते रहे, जैसे वेलेस्ली की सहायक संधि व डलहौजी की विलय नीति। उन्होंने फूट डालो और राज करो की कूटनीति भी मनवाई। मतलब अंग्रेजों के अधिकारी बहुत चालाक थे। वो क्या करते थे कि दो शासकों को भिड़वाते थे और एक का जो है साथ देकर और दूसरे को पराजित करते थे और जो विजयी हो जाता था उससे बहुत सारा धन लेते थे। ये सबसे बड़े चालाकों की निशानी है और मतलब उनका उद्देश्य था कि फूट डालो और राज करो की नीति था। भाई से उन्होंने लड़वा दिया। भारत में एक कुशल नेतृत्व का अभाव था, राजा आपस में लड़ते रहते थे। भाई भारत में जब भी राजा जो थे वो आपस में, चाहे मराठों को देख लो, भाई चाचा भतीजा लड़ रहा है, चाहे आप देख लीजिए पंजाब का राजा जो था वहाँ भी चाचा भतीजा आपस में लड़ रहे हैं, भाई लड़ रहे हैं आपस में। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आपस में ही ये सब लड़ाई में परेशान रहे और तीसरा मजा कौन मार लिया? अंग्रेज़ों ने मार लिया। अब देखते हैं दो शासकों में जब कभी कोई संघर्ष या विवाद होता था तो वे एक पक्ष की सहायता करके दूसरे को पराजित करते थे और उचित अवसर आने पर अपने पक्ष वाले शासक के विरुद्ध हो जाया करते थे। पहले दो शासकों को लड़वाते थे, तो जब एक शासक पराजित कर देते थे तो जो विजयी होता था उससे क्या करते थे, खर्च लेते थे कि हमको भाई हमारी सेना रख लीजिए। तो शासक सेना रख लेता था तो वो कहते थे कि भाई इसका खाना पीना और इनका भरण पोषण ये सब आप करिए तो तभी ना आपके साथ युद्ध करेंगे। तो राजा उनको ज़मीन देता था। तो धीरे धीरे जब ज़मीन उनको देता था तो राजा से कहते थे कि अरे आपकी सेना क्या कर रही है, कुछ नहीं, सेना को ख़त्म करिए। राजा भी समझता था कि भाई जब हमारा खर्चा अंग्रेज़ों की सेना से चल जा रहा है या जब युद्ध में अपराजय हैं तो हमारी सेना क्या करेगी। तो वो धीरे धीरे अपनी सेना को तोड़ देते थे और अंग्रेज़ों की सेना को बढ़ावा देते थे। और अंग्रेज़ जब ये देख लेते थे कि इन्होंने अपनी सेना को कमज़ोर कर लिया तो उन्होंने राजा पर अटैक करके उस राजा को समाप्त कर देते थे और उस पर पूरा कब्जा कर लेते थे। तो इस तरह की नीति उन्होंने बनाई। शब्दावली पिंडारी, यह लुटेरों का एक दल है जिसमें हिंदू एवं मुसलमान दोनों होते थे। रेजिडेंट, सहायक संदेश स्वीकार करने वाले देशी राज्यों के दरबार में रहने वाला ब्रिटिश सैनिक अधिकारी था। तो बच्चों ये आपने ये पाठ पढ़ा, आप समझिए इसको और पढ़िए, 2-3 बार पढ़िए, तब आपको समझ में आएगा और आप तब बेहतर तरीके से प्रश्न उत्तर करेंगे। आगे हम प्रश्न उत्तर बताएंगे। नमस्कार।